हाय बेस्टी। हेलो सबको, मेरा नाम लक्ष्मी है। हमारे दर्शक और हमारे पैनलिस्ट सबको मैं और मेरी बेस्टी श्रृंखला के आउटरीच सेशन में स्वागत है। वैसे आप सबने सुना होगा, पर फिर भी थोड़ा सा मैं संदर्भ बता दूं कि मैं और मेरी बेस्टी एक पॉडकास्ट श्रृंखला है जो उदया अध्ययन के आधार पर चंबल मीडिया के प्रोडक्शन के तहत बनाई गई। उदया अध्ययन किशोर किशोरियों पर 2 चरणों में हुई थी, पहली 2015-16 और दूसरी 18-19 में। और हमारा ये पॉडकास्ट 2 युवा दोस्तों के साथ कुछ मजेदार चर्चा के जरिए बनाई गई है जो युवा के मुद्दे पर थी, जैसे शिक्षा और रोजगार, शादी और मातृत्व, पोषण और स्वास्थ्य इत्यादि। तो हम इन सारे मुद्दे पर तो बात नहीं कर सकते, पर कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। जैसे किशोरावस्था में कई सवाल हमारे मन में उभरते हैं और उनमें से एक है कामुकता और उनसे जुड़ी जानकारी। इन जानकारियों को हासिल करने में डिजिटल मीडिया की भूमिका और पहुंच, माता पिता के साथ युवाओं के रिश्ते और इन सारे मुद्दों को चर्चा को जीवंत रूप देंगे हमारे पैनलिस्ट जो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। वो इस मुद्दे को बहुत ही गहराई से समझते हैं। तो चलिए मैं सबका परिचय करा दूं। हमारे साथ लखनऊ से नाजमुल हसन और कंचन है। हरदोई से फायजा हाशमी जुड़ी हैं जो खुद युवा हैं और हम इनसे युवाओं का नजरिया जानेंगे। तो नाजमुल और फायजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एजेंट ऑफ इश्क से देवस्मिता दास जुड़ी हैं जो डिजाइनर और इलस्ट्रेटर है और क्रिएटिव एसोसिएट के तौर पर एजेंट ऑफ इश्क के साथ काम करती हैं। एजेंट ऑफ इश्क एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है जो सेक्स, प्यार और इच्छा के बारे में बेहतरीन वीडियो, ऑडियो, कॉमिक्स और ग्राफिक चित्र बनाते हैं। देवस्मिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर संग्राम किशोर पटेल जुड़े हैं जो रिसर्चर और बिहेवियर साइंटिस्ट है और 17 सालों से सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर रिसर्च करते आ रहे हैं। वर्तमान में वे पॉपुलेशन काउंसिल के उदया प्रोजेक्ट में टेक्निकल लीड है। पिछले कुछ वर्षों में डॉक्टर पटेल ने भारत, दक्षिण एशिया और अफ्रीकी देशों में किशोर और युवाओं, लिंग और हाशिए की आबादी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया है। तो संग्राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है कि ये जो रिसर्च हुई है यूपी और बिहार में, तो ये रिसर्च करने का उद्देश्य क्या था? अच्छा, पहले तो धन्यवाद कि आपने ये जो पॉडकास्ट सीरीज इसके लिए हमें बुलाया। तो उदय सर्वे स्टडी ऐसा है कि इसको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन, पकड़ फाउंडेशन के अनुदान से ये पॉसिबल हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि खाली इंडिया में नहीं, बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे कि आप एडोलेसेंट यंग पीपल के बारे में बात करते हैं आप, लेकिन किशोर और किशोरियों के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसके ऊपर स्टडी जो है बहुत कम मिलता है, जो कि आपको लॉन्गिट्यूडनल मतलब फॉलो अप कर सकते हैं आप कि उनका बिहेवियर, जैसे 14-15 साल में वो लोग कैसे थे, उसके बाद 15-19 साल में कैसे उनका बिहेवियर चेंज हुआ है। तो ये वेरी डिफिकल्ट हो जाता है उसको ट्रैक करना, ये करना। तो इंडिया में पहली बार ऐसे हुआ है जो कि ये बताता है कि ये जो आपके किशोरावस्था है और जो युवावस्था में वो लोग जाते हैं तो उनका कैसे बिहेवियर में चेंज होता है, उसके बाद उनके डिफरेंट जो एटीट्यूड्स में चेंज होता है, उनका ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर में कैसे चेंज होता है, और जोन और बाकी जो चीज़ों में कैसे चेंज होता है, इसके बारे में डिटेलली उदया सर्वे में दिया गया है। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं 2015 में अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है हमारे यूनाइटेड नेशन, उन्होंने नियरली 200 कंट्री को लेके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विकास के ऊपर एक योजना बनाया है, गोल्स। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इंडिया में भी इसके बारे में बहुत कम इंडिकेटर था। तो उसको नजर रखते हुए इस पर्टिकुलर सर्वे का भी मतलब बनाया गया इसको। तो ये जो सर्वे है इसको एक पूरा विवरण देता है आपके किशोर किशोरियां और यंग जो हैं, यंग पीपल हैं, उनको उनके बारे में ये एक विस्तार विवरण देता है। और पहला इंडिया का ये सर्वे है जो कि लार्ज स्केल में ये बनाया गया है, जो कि
आपके जो भी मैं बोला जैसे कि बिहेवियर है, एटीट्यूड्स है, उनका डिफरेंट ट्रीटमेंट सीकिंग है, उनका इंजरी है, उनका मेंटल हेल्थ है, कैसे इसका चेंज हो रहा है, एजुकेशन कैसे चेंज हो रहा है ओवर द टाइम। तो ये इसके बारे में ये डिटेल विवरण देता है। तो जैसे हम पहले 2015-16 में पहला इसका सर्वेक्षण हुआ था। नियर हमने 20,000 से ज़्यादा किशोर और किशोरियों के बीच इसको किया गया था, और फिर हम लोगों ने उनको फॉलो किया 2018-19 में। तो 2018-19 में भी बहुत कारणवशतः बहुत से चीज़ों के वजह से और कुछ लोग फॉलो अप हो नहीं पाए, तो उसमें हम लोग 16,000 से ज़्यादा लोगों को फॉलो अप कर पाया, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, और ये यूपी और बिहार पे किया गया है। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत से, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत से ऐसे डोमेन्स हैं, जैसे कि शिक्षा के ऊपर है, आकांक्षा, निर्णय लेना, डिजिटल मीडिया, जीविका के ऊपर, पोषण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य है, परिवार नियोजन के ऊपर, चोट के ऊपर, हिंसा, पदार्थ का उपयोग है, और डिफरेंट जो गवर्नमेंट का भी कार्यक्रम पहुंच जो भी चल रहा है, उसका पहुंच और प्रभाव कैसा है, इसके बारे में भी इसके ऊपर हम लोगों ने काफी कवर किया हुआ है। बिल्कुल सही। तो ये है, इसके बारे में अगर जानना है विस्तार से, तो इसके लिए हमारा उदया वेबसाइट है, उसके ऊपर आप बहुत डिटेलली जाके कर सकते हैं। मैंने संक्षिप्त में इसको बताया है कि हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या किया है हमने। धन्यवाद। एक सवाल और है, ये अध्ययन से पता चला कि यौन और प्रजनन संबंधी मामलों में की जागरूकता जो होती है ना, उसमें लैंगिक अंतर बहुत ज्यादा देखा गया है। इसके पीछे का कारण क्या था? हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो आप कितने साल स्कूल में पढ़े हैं, आपकी जैसे आपकी उम्र क्या है, उसके बाद आपका जो संसर्ग है, अनुभव जो है, वो सब के बारे में ये मतलब उसके साथ ये लिंक करता है। ठीक है, जो भी आपका जेंडर, जो भी आपको बोल रहे हैं कि ये गैप है हमारा यौन और प्रजनन, जो डिफरेंट एरिया हैं इसके ऊपर जो भी है, तो ये सब के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। एक तो है आपका एजुकेशन, जो भी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हम बोलते हैं, कितने कक्षा तक वो पढ़े हैं। उसके बाद जो है जो आपका उम्र क्या है, उम्र का ट्रांजिशन जैसे होता है। उसके बाद जो है संसर्ग है, अनुभव। तो ये सब जो महत्वपूर्ण है जब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो ज्ञान और जागरूकता है यौन और प्रजनन संबंधी मामले में, और मातृत्व और नवजात शिशु के ऊपर भी जो भी हैं, तो ये देखेंगे तो एज के साथ साथ, जैसे जो भी किशोर किशोरियां हैं, जैसे उनका किशोर अवस्था से वो लोग जाते हैं यौन और युवावस्था में जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या होता है कि ये धीरे धीरे उनका जो भी है संसर्ग है, अनुभव है, ये वो चेंज होता रहता है चीजें जो। और जब तक आपका क्या होता है कि अनुभव चीजों में नहीं होता है, ये थोड़ा सा कम रहता है। तो आप जैसे जैसे यंग किशोर किशोरियां होते हैं, उनमें क्या होता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा कम मिलता है। बट जैसे कि आप ये लोग जैसे यौन अवस्था में या युवावस्था में जाते हैं, इनको ये सब चीजों में मामले में बहुत से नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ जाता है। तो ये एक चीजें हैं। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी किशोर किशोरियां हैं, उनमें जो मैरिड, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनमें ये इसके बारे में जो जागरूकता यौन और प्रजनन संबंधी मामले में इसके ऊपर ज्यादा है। बिकॉज उनको क्या होता है कि जैसे कि आप उनको ज्यादातर अनुभव और संसर्ग रहता है, इनके आंगनबाड़ी वर्कर एएनएम के साथ मिलते हैं। उसके साथ साथ वो मैरिड होने के बाद बहुत से चीज़ों में उनका चेंजेस होता है, तो डॉक्टर के पास, हेल्थ केयर वर्कर्स के पास जाते हैं वो। ठीक है, तो उनका नॉलेज अवेयरनेस काफ़ी बढ़ता है। और एएनएम आंगनबाड़ी वर्कर के साथ उनका जो है संपर्क भी ज़्यादा रहता है। उसके मामले जब आप कंपेयर करेंगे कि जो छोटे किशोर किशोरियां हैं, उनमें वो चीज़ नहीं हो पाता है। बिकॉज इसीलिए मैंने बोला कि जैसे एक एजुकेशन है और एज जैसे, मतलब आपका उम्र जैसे चेंज होता है। ठीक है, संसर्ग है, अनुभव है, तो ये मायने काफी रखता है। उसके बाद जैसे साथिया भी एक प्रोग्राम है जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर आता है।
उसका भी क्या होता है कि इसका भी वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है किशोर और किशोरियों में, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कुछ गैप रह रहा है या जो भी है वो ठीक से हो नहीं पाया है यूपी एंड बिहार में। तो वो एक है कि उसके ऊपर कंसर्न करना ही पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट या जो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं पॉलिसी प्रोग्राम के ऊपर। तो ये मेरा है कि इसीलिए वो क्या होता है कि आप देखेंगे, जैसे कि मैं बता रहा था कि जो विवाहित महिला हैं उनमें देखेंगे तो जो नॉलेज और अवेयरनेस है वो काफ़ी बड़ा है 2015-16 के कंपेयर में 2018-19 में। अ, और भी है कि जो उनका क्या होता है कि जो इनके साथ जो संपर्क में रहते हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर, उनमें वो 36% से बढ़कर 66% हो गया है 2015-16 से 2018-19 में। लेकिन आप देखेंगे जो लड़के हैं उनमें ये जो है 10% से बहुत कम है दोनों सर्वे पीरियड में। तो ये मैं बता रहा, जैसे पहले ही बताया, तो एक तो है आपका एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। उम्र होता है, जैसे आप उम्र आपका चेंज हो रहा है किशोर से जोन या अ, जो भी आप युवावस्था में जाते हैं, संसर्ग है, अनुभव है, तो ये जो 4 फैक्टर हैं मैं बताया, इसको काफी मायने देता है। जी जी धन्यवाद। बिल्कुल। नाजमुल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको भी लगता है कि इन मामलों में लड़के लड़कियों से लड़के जो है वो लड़कियों से ज्यादा जागरूक होते हैं और इनमें अंतर होता है? जी बिल्कुल। मैं अपनी बात रखने से पहले सबको सतरंगी सलाम बोलता हूँ। उसके बाद आप सभी का शुक्रिया करता हूँ कि आज इतनी बहुत ही अहम मीटिंग में हमको ज्वाइन करने का मौका दिया। और साथ ही साथ मैं देवस्मिता जी, एजेंट ऑफ ईस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये सिखा दिया था कि अपने आप को कैसे पहचानते हैं और कैसे अपने आप को समाज के बीच में रखते हैं। तो हाँ, जिस तरीके से अभी लक्ष्मी जी आपका सवाल था कि क्या मुझे भी लगता है कि इन चीज़ों में जेंडर बायर्स होते हैं और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हाँ बिल्कुल। क्योंकि सोसाइटी में हमारे ना सो कॉल्ड एक पैट्रियार्की रहता है ना, पैट्रियार्की और इन सब चीज़ों को लेकर के ये चीज़ें रहती हैं। क्योंकि जहाँ पर भी हम फीमेल पर्सन का नाम लेते हैं, जहाँ पर भी हम एक लड़की की बात करते हैं, तुरंत हमारे ऊपर शर्म, हया और पता नहीं कौन-कौन सी बाउंडेशंस लाके थोप दी जाती हैं एक तरीके से, कि फिर हम अपनी बात नहीं कह पाते। लेकिन लड़कों का जब नाम लिया जाता है, एक मेल पर्सन का जब नाम लिया जाता है, तब वहाँ पर शर्म, हया और ये पाबंदी और बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और उनसे खुलेआम बातें कर ली जाती हैं। हमारे पिता, कई बार ऐसा होता है कि हम बात कर लेते हैं खुल करके। एक लड़का होने के नाते मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं अपने पिता से बात कर सकता हूँ, बड़े भाई से बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बहन है वहीं पर, वो मम्मी से बात नहीं कर सकती, वो पापा से बात नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर इतने ज़्यादा शर्म, हया और इन सब चीज़ों की पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। एक सोशल नॉर्म्स जो नहीं कहते, सोशल नॉर्म्स की इतनी सारी पाबंदियाँ लग गई हैं, जिसके तहत वो अपनी बात नहीं कह पाती। तो इसीलिए जागरूकता का स्तर कम है और इसीलिए जागरूकता में ये बैरियर्स। फायजा, आप अपनी राय देना चाहेंगी इस पे? जी लक्ष्मी, बिल्कुल मेरे हिसाब से भी पुरुषों में ये जानकारियां ज्यादा होती हैं rather than women। क्योंकि ऑब्वियसली अभी अगर आप रूरल यूपी देखें, रूरल बिहार देखें, तो लड़कियों के पास सबसे बड़ी बात तो जो हम सबसे पहले आजकल इंफॉर्मेशन का जरिया है, डिजिटल मीडियम या फिर इंटरनेट, जो कि अभी वहां पर नहीं पहुंचा है। आप देखेंगे कि हर लड़के के पास आपको मोबाइल फोन मिलेगा, पर लड़कियों को आज भी 17-18 साल की, 20-21 साल की, उन्हें फोन इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो फिर कैसे वो ये सब इंफॉर्मेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में वो पूछे भी तो किससे? अपने घर वालों से वो बात इस बारे में कर नहीं सकती, या तो फिर सीधा उनको शादी हो जाती है, ससुराल चले जाते हैं, तो उनके पास वही ऑप्शन रह गया कि अपने हस्बैंड से ही वो बात करें। उसके अलावा तो उनके पास और कोई जरिया ही नहीं है बात करने का। या जहां तक कि लड़कों की बात है, तो वो अपने पियर्स में, अपने दोस्तों के साथ बैठ के भी ये सब बातें डिस्कस कर लेते हैं। पर लड़कियों को शायद वो भी उतना भी उनके पास राइट नहीं होता कि वो अपने दोस्तों के बीच में, मतलब अगर वो बात आपस में करें भी सेक्स एजुकेशन की, तो शायद ये गलत माना जाए कि अरे तुम क्या बात कर रही हो, मुझे, क्योंकि दूसरे सामने वाले को भी नई जानकारी होती है इस बारे में। तो वो अगर आप मुझे कोई अगर सवाल भी है मेरा, तो मैं अपना जवाब किससे मांगू? तो बिल्कुल, मतलब इंडिया में तो है ऐसा कि सेक्स एजुकेशन आदमियों को ज्यादा होती है rather than women।
देवस्मिता जी, आपने इस सब्जेक्ट पे एजेंट ऑफ इश्क ने बहुत ज्यादा काम किया है। ये लैंगिक भेदभाव और खास करके जो सेक्स से जुड़े एजुकेशन होते हैं उस पर भी। तो इन मुद्दों पे आप लोगों ने क्या काम किया है, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया है आपने। तो आई थिंक एक जैसे कुछ क्वेश्चन है कि लाइक किशोर कहाँ पे जाते हैं अपना ये इंफॉर्मेशन लेने को कि लाइक सेक्स के बारे में, प्यार के बारे में। तो ऑफ कोर्स कि जिन लोगों के पास डिजिटल मीडिया के मोबाइल हो या डेटा हो, बहुत लोग, क्योंकि हमारे आसपास में स्कूल में या तो माता पिता के पास हम नहीं जा सकते अपने बात रखने को या ऐसे क्वेश्चन पूछने को, तो बहुत लोग इंटरनेट पे खोज करने आते हैं। लेकिन हम यूजुअली जब ये गर्भ निरोधक, कॉन्डम्स के बारे में, सेक्स के बारे में, हमारी आइडियाज यूजुअली बहुत वो प्रोटेक्शन जैसे सिचुएशन में हो जाती है, लाइक अरे बचना है, लाइक वो कि STI से बचना है, प्रेगनेंसी से बचना है। तो ये लाइक किशोरों को सेक्स से बचाना का बहुत एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन एक्चुअली में हमने देखा है कि बहुत यंग लोग जो है वो जानना चाहते हैं आनंद के बारे में, कामुक आनंद के बारे में। लाइक हमारे प्रोजेक्ट में भी और दूसरे लोगों के भी प्रोजेक्ट में भी हमने सुना है, जो शायद से रूरल महाराष्ट्र में काम करते हो या तो लाइक अपने आप सेक्स एजुकेटर दूसरे लोगों के साथ सेशंस ले रहे हो, कि बहुत समय यंग लड़के पूछते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लाइक आनंद कैसे दूं, लाइक मैं उसको कैसे प्लीज करूं। तो ये चीज है कि इंफॉर्मेशन देना भी जरूरत है, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ ऐसा नहीं है कि हम बस सेफ सेक्स और लाइक सुरक्षित सेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें और लोग इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लें। क्योंकि वैसे तो हम चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हिस्ट्री के चैप्टर में जो आता है और जो हम अपना लाइफ में अंडरस्टैंड कर सकते हैं हिस्ट्री के बारे में, बहुत डिफरेंस होता है। तो वो लोगों के दिल में क्या क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है वो जानने को, कि हमारे लाइफ में हमारी सोसाइटी कैसी है। क्योंकि इंडिया में एक कॉन्टेक्स्ट होती है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे लाइक सेक्स के बारे में बातें कर सके। ये ऐसे सिचुएशंस वो बहुत लोकल होती है और देसी होती है। तो आई थिंक हमारी स्ट्रैटेजी ज्यादातर रही है कि लाइक ऐसा ना हो कि हम सिर्फ कॉन्डम के बारे में इंफॉर्मेशन बोले कि देखो ऐसे पहनो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। हम ये भी लाइक इन चीजों पे भी बात करना चाहते कि हम अपने माँ बाप के साथ कैसे बातें करें। ऐसे कौन से इश्यूज है जो बहुत देसी है, कि जैसे हस्त में तुम, लाइक हमने एक बार पूछा था कि आपको लाइक प्राइवेसी कैसे मिलती है, कि लाइक हम सब बड़ी फैमिलीज में रहते हैं और लाइक जगह नहीं रहता है, प्राइवेसी नहीं रहता है, तो लाइक हमें इन चीजों के लिए जगह कैसे मिलती है। तो ये बहुत सारे सिचुएशंस लाइक सेक्स के बारे में, लाइक इच्छा के बारे में हम जब बातें करते हैं, इन चीजों के बारे में हम ट्राई करते हैं कि हम लोगों के वातावरण को जाने, समाज को जाने, इन चीजों के बारे में जाने। जैसे अगर हम अभी लैंगिक भेदभाव के बारे में अभी अगर बात करें, हम शायद से किसी को एक युवा को बोल सकते हैं कि लाइक हाँ कॉन्डम पहनना अच्छा बात है, लेकिन वो अपने पेयर सर्कल से भी, ऑफ कोर्स हमारे दोस्तों से तो अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, लेकिन कभी कभी अफवाहें भी मिल जाती है। क्योंकि कभी कभी हमें मैसेज मिलता है कि नहीं लेकिन मेरे दोस्त तो लाइक बिना कॉन्डम के सेक्स कर रहे हैं, वो लोग ये कोई दूसरा पुल आउट मेथड अपना रहे हैं, और कि लाइक वो कर रहे हैं तो मैं भी करूँ क्या। तो लाइक हमारे तो इन सिचुएशंस में इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एक ऐसा वातावरण हो जहाँ पे लोग अपनी बात अपने प्रश्न कर सके, कि ऐसा सिर्फ इंफॉर्मेशन, सिर्फ जानकारी ना रहे, एक ऐसा जगह हो जहाँ पे हम बिना शर्म के क्वेश्चंस पूछ सके और उनका और अपने दिल की बात बोल सके। और ये नहीं कि सिर्फ सेक्स के बारे में हो, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, और अपने लाइक अपने रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम होती है। क्योंकि बहुत लोग जैसे लड़कियों में बहुत ये बात आती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि मुझे पता है कि कॉन्डम पहनना है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम बाद में आई पिल ले लो, या तो लाइक लाइक उनको कॉन्डम नहीं पहनना है। तो यहाँ पे जो लैंगिक लाइक भेदभाव हो जाता है और ये सारे इश्यूज आ जाते हैं, ये सारी चीज को भी एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारी स्ट्रैटेजी रही है कि सिर्फ जानकारी पे ही ना इम्पोर्टेंस दिया जाए, लेकिन हमारे दिल में जो हो रहा है, हमारे समाज में जो हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में
कंटिन्यूसली बात करते रहे, सिर्फ ऐसा नहीं कि क्लास में 1 घंटा पढ़ा दिया और फिर लाइफ सेट हो गई। बिल्कुल सही देवस्मिता जी। अगला सवाल मेरा संग्राम जी से है कि अध्ययन में पाया गया कि शिक्षा न केवल किशोर किशोरियों पे बल्कि उनके माता पिता की शिक्षा लेवल भी विषयों पर जागरूकता बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? बहुत मतलब सही बोला है आपने, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा एक फैक्टर है जो कि कोई भी आप मतलब चीजें देखिए, प्रोग्राम, पॉलिसी कुछ भी हो, अगर पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में अगर एजुकेशन की विस्तार और एजुकेशन पेनिट्रेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वहाँ पे देखिएगा हेल्थ सर्विसेज, बहुत से जो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है, नॉलेज अवेयरनेस है, बहुत से चीज़ों में जो काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल केरला का आप देख लीजिए, एक जो भी हम लोग एक डेमोग्राफी मॉडल मानते हैं, तो मैं भी इसी विषय पे, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा कि जो हमारे यूपी और बिहार में जो हुआ था इसमें, तो इसमें भी हम लोगों ने पाया है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि खाली जो आपके नॉलेज अवेयरनेस के ऊपर नहीं होता है, जो प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के ऊपर, बट इसमें भी ये होता है कि जो निर्णय लेने की क्षमता, इसमें भी काफ़ी बढ़ता है। और उसके बाद जो है, जो गर्ल्स को और जो एडोलेसेंट को इसमें एम्पावर भी करता है बहुत सी चीज़ों में, जैसे मोबिलिटी भी बढ़ता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेशन होके खुले विचार रख सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। तो ये एक चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि मैं एक जो शोध हुए हैं पहले भी, उसके ऊपर मैं ध्यान देना चाहूँगा कि आप अगर एजुकेशन बढ़ता है यहाँ पे, तो एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं, आपके जो फैमिली हैं, आपके जो कम्युनिटी है, आपके विलेज है, आपके जिला है, आपके स्टेट है, आपके कंट्री में धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका एनहांसमेंट होता है। ठीक है, एक चीज़ यही है। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट एजुकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पर्टिकुलरली जो माताओं की जो भी शिक्षा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कहीं पे भी आप देखिए, तो जहाँ पे भी अगर गर्ल या वुमेन है, जो भी स्कूलिंग उनका काफ़ी अच्छा है और स्कूल में है, देखिएगा वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें बेहतर होता है। तो हम लोगों ने भी बाकी भी शोध किया हुआ है इस पे, उदया एनालिसिस किया हुआ है, उसमें भी हम लोगों को ये मिल के आया है कि जो माँ का जो एजुकेशन है, वो एक तो लो एज एट मैरिज करता है, जो कि आपको शादी कम उम्र में जो होता है उसको घटा देता है, इन द सेंस की सही उम्र में शादी होता है उसका। उसके बाद जो है हिंसा को भी काफ़ी कमा देता है। उसके बाद जो गर्भनिरोधक उपयोग है, उसका भी यूज लोगों को में काफ़ी अच्छे से फैलता है, या उनको लोगों में एक्सेप्टेंस रहता है उसमें। उसके बाद जो है प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के ऊपर भी इंफॉर्मेशन तो बोलूँगा, और उसके साथ साथ जो भी ट्रीटमेंट भी है, ये लोग जाते हैं और उसको ले पाते हैं। तो अगर माँ अगर घर में एजुकेटेड है, तो उसका मायने काफ़ी रहता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोगों को भी एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बाकी लोगों का भी इम्पोर्टेंट है। बट घर में अगर माँ का एजुकेशन अच्छा है, माँ एजुकेटेड है, तो बहुत से बेनिफिट होते हैं उसके। तो सिमिलरली ये प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के ऊपर भी काफ़ी अच्छा उसका परिणाम आता है। धन्यवाद। बिल्कुल। फायजा, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि घर में माता पिता के साथ सेक्स या गर्भ निरोधक से जुड़ी हुई कितनी बातें आप कर पाते हो, मतलब कितना कंफर्ट होता है घर में बात कर पाना इन विषयों पे? मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप अगर मेरी बात करें तो कमिंग फ्रॉम अ वेरी टिपिकल मुस्लिम फैमिली, हमारे लिए इस बारे में बात करना, सेक्स के बारे में बात करना, अपनी लव लाइफ के बारे में बात करना, ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स पूरी तरह मतलब एजुकेटेड हैं, पर वही है कि एक जनरेशन गैप है। उन्होंने ये माइंडसेट बना लिया है कि शायद अगर हम अपने बच्चे से इस बारे में बात करेंगे तो पता नहीं क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मतलब अभी भी आज भी मैं अपने घर में देखती हूँ कि अगर टीवी पे कॉन्डम का ऐड आ रहा है या सैनिटरी नैपकिन्स का ऐड आ रहा है, तो दे प्रेफर कि हमें चैनल चेंज करना है, शायद हमारे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं
कि उन्हें ये सब चीजें समझ में आए या हम उनसे खुल के इस बारे में बात कर सकें। तो मतलब बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, मैं चाहती हूँ कि अगर मतलब जैसे कि हमें स्कूल्स में भी आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन एक सब्जेक्ट की तरह होता है, यूपी में भी शुरू हो गया है। मेरे टाइम पे मतलब जब मैं स्कूल में थी तब उस टाइम पे सेक्स एजुकेशन में हमें बताया जाता था कि हाँ अब आप एडोलसेंट हो गए हो, अब आपके पीरियड स्टार्ट होंगे एंड दैट्स इट। एक अब आप यू कैन गेट प्रेग्नेंट, बस दैट्स इट। पर अब मैंने देखा है कि काफी ज्यादा अब इसमें इंफॉर्मेशन सेक्स एजुकेशन में भी स्कूल्स में मिलने लगी है। तो अगर पेरेंट्स को भी ये इंफॉर्मेशन दी जाए, अगर ये सब बातें स्कूल्स में करी जाए कि हाँ आप अपने पेरेंट्स के साथ भी खुल के इन सब टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं और ये सब ऐसा कुछ टैबू नहीं है, तो शायद हमारे लिए भी आसान हो जाए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी आसान हो जाए, हमें और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल पाए। क्योंकि जो चीजें पेरेंट्स हमें बताते हैं, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे स्कूल में, वो जितने अच्छे से पेरेंट्स पढ़ा पाते थे वो शायद ट्यूटर भी नहीं पढ़ा पाता था। तो अगर यही सब चीजें हमें पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन मिले तो वो कितना हमारे लिए यूजफुल होगा। बिल्कुल सही फायजा। यहाँ पे मैं नाजमुल जी से पूछना चाहूंगी कि ये लड़कों के लिए कितना आसान होता है, क्या वो बात कर पाते हैं गर्भ निरोध या सेक्स से जुड़ी अपने माता पिता के साथ? आपने जो बात बोली ना वो कहीं ना कहीं सर से ऊपर की है, क्योंकि ये जो बात तो ऐसी होती है ना, गर्भ निरोधक और यौन इच्छाओं के बारे में बात करना, तो कहीं ना कहीं लड़कों के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाँ, एक वक्त आता है कि वो बंदा अपने पापा से या अपने भाई से ये डिस्कस कर लेता है कहीं हद तक। फिर वो ये चीजें आती हैं कि हमारे माँ बाप ने एक वो नहीं, हमारा समाजीकरण किस तरीके से हुआ है, तो हमारा किस तरीके से हमारी परवरिश की गई है, हमें वो इतना इस चीजों में इतना रमा दिया गया है कि अब हम खुद ही झिझकते हैं अपने माँ बाप से इन बातों को कहने में। हालांकि हमें कहना चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम जानकारी माँ बाप से नहीं लेंगे तो आखिर हमें जानकारी मिलेगी कहाँ से। लेकिन हमारी तरबियत इस तरीके से कर दी गई, इस तरीके से हमारी परवरिश कर दी गई कि अब ये चीजें सोचकर भी माइंड में क्या ख्याल आता है, यार पापा से बोलेंगे तो पापा पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। और दूसरी बात, पापा से अगर कभी सोचो भी, मैंने एक बार, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक बार मैंने अपने पापा से डिस्कस करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने बोला था कि बेटा ये चीजें अपने दोस्तों से पूछो। मुझे कुछ भी नहीं बताया था, लिटरली बोला अपने दोस्तों से पूछो। और ऊपर से मेरे जो बुआ के लड़के हैं, मेरे बड़े भाई, उन्होंने बोला तुझे शर्म नहीं आती, तो पापा से बोल रहा है ऐसी बातें। तो यही सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसके जरिए फिर हम लोग वहां तक पहुंचने में भी बहुत दुश्वारियां आती हैं, तो पहुंच नहीं पाते वहां तक। तो मेरे ख्याल से लड़कों के अंदर भी ये झिझक रहती है और ये प्रॉब्लम्स रहती हैं कि वो जानकारी माँ बाप से नहीं ले पाते हैं, इसी चक्कर में सोशल मीडिया और फ्रेंड्स का सहारा लेते हैं। बिल्कुल सही। देवस्मिता जी, आप बताएंगे कि क्या आपने कभी बड़े मतलब पेरेंट्स या टीचर के साथ इस विषय पर सर्वे या रिसर्च की है, और जहाँ पे जो माता पिता शिक्षित है वो बच्चों के साथ सेक्स और प्रजनन से जुड़ी बातें शेयर करते हैं या बातचीत करते हैं? हमने बहुत दिन पहले कुछ साल पहले हमने बस ऐसे ही सोशल मीडिया में लोगों को पूछा था कि लोग अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एजेंट्स ऑफ पे बहुत सारी कहानियां भी है कि कोई कोई अपने मम्मी के साथ ये बातें शुरू करते हैं एक लेटर एज में, या तो बहुत सारे पहले कुछ साल पहले ज्यादातर लोगों ने बोला था कि हाँ उनके साथ वो बातें हो नहीं पाती है। लेकिन हमने रिसेंटली फिर से वो थोड़ा सा सर्वे, अपना छोटा सर्वे किया, और हमें बहुत अच्छा लगा ये देख के कि एक्चुअली में बहुत लोग शुरू कर रहे हैं ये कॉन्वर्सेशन। और ऐसे भी नहीं है कि ये हम एक चीज हर समय बोलते हैं कि ऑफ कोर्स हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता को वो बहुत जनरेशन गैप है कि उनको भी वो सेक्स एजुकेशन नहीं मिला है, तो ऑफ कोर्स वो झिझक होगी उनके मन में। लेकिन हम यूजुअली ट्राई टू लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये डर जो है कि अगर सेक्स एजुकेशन पे थोड़ा अगर कॉन्डम्स पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन आ गया लोगों को, माता पिता को ऑफन लगता है कि अरे उनको अगर इन्फॉर्मेशन मिल गया तो अभी वो लोग सेक्स कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली हमारी बहुत छोटी उम्र से हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, हमारी बॉडी चेंज होती है। और स्कूल में सिर्फ जैसे फैजा ने बोला कि हमको शायद से सिर्फ
माहवारी के बारे में, पीरियड्स के बारे में ही बोलते हैं, थोड़ा सा प्यूबर्टी के बारे में बोलते हैं कि अपनी बॉडी प्यूबर्टी के समय हार्मोनल कैसे चेंजेस होती है। लेकिन कभी उस फेज में कभी कोई ये नहीं बोलता है कि ठीक है तुम्हारे इस एज में शायद से लोगों के लिए फीलिंग्स आकर्षण होने लगेगा। तो ये क्यूरियोसिटी तो हमारी ग्रोइंग अप की पार्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये भी यूजुअली हमें पेरेंट्स को ये बताना पड़ता है कि ये क्यूरियोसिटी जो है, ये जानने की इच्छा जो है वो बहुत लाइक वो ओवर टाइम तो हो गई एक किशोर के माइंड में। और हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर हम एक ऐसा स्पेस बना सके जहाँ पे कोई आपको पूछ सके और आपकी क्लैरिफिकेशन मांग सके किसी चीज पे, कि अगर किसी को लाइक नाइटफॉल हो रहा है, स्वप्न दोष हो रहा है, कि किसी कोई तो रहना चाहिए बोलने को कि ये सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है। वो अगर एक पेरेंटल फिगर से अगर वो अश्योरेंस मिल सके, वो स्वीकृति मिल सके और सहायता मिल सके, तो तो इट विल अलाउ वो अपने किशोर को वो कॉन्फिडेंस देगा कि वो बाद में जाके लाइफ में अपने लिए प्रॉपर चॉइस बना सके, वो अपने सिचुएशन को देख सके और एक सेफ चॉइस बना सके अपने लिए, जो उनके लाइफ के लिए लाइक फिट हो। तो ऑफन हम बोलते हैं कि हम जैसे लाइक स्कूलिंग एजुकेशन देते हैं लोगों को ताकि वो अपने पैर पर खड़े हो सके, अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपने पैर पे खड़े होने की लाइक वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो अंदर की लाइक वो इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपनी कामुकता के बारे में, अपनी लैंगिकता के बारे में। तो हम यूजुअली पेरेंट्स के साथ ये प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, लाइक थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। कभी कभी अगर पेरेंट्स सीधे भी जानकारी ना दे सके, वो जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग दूसरे सेक्स एजुकेटर्स के बारे में उनको पूछते हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ कैसे बात करूं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे तारशी बोल के ऑर्गेनाइजेशंस, वो उन्होंने किताबें भी बनाई है कि अपने बच्चे के साथ कैसे सेक्स के बारे में आप बात कर सको। तो ये क्यूरियोसिटी अभी पेरेंट्स में भी थोड़ी सी वो जागरूकता आ रही है कि ठीक है, अभी मैं भी मानती हूँ कि मेरे को तो सेक्स एजुकेशन नहीं मिला, यौन शिक्षा नहीं मिला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ ये कॉन्वर्जेशन शुरू कर सकूँ। तो वो थोड़ी थोड़ी तो बढ़ रही है थैंकफुली। संग्राम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सेक्स या गर्भ निरोध से जुड़ी जानकारियां अगर घर में माता पिता से नहीं मिल रही है, स्कूल में नहीं मिल रही है, तो आपके अध्ययन में क्या निकल के आया? फिर ये जानकारी किशोरियां कहाँ से जुटाते हैं? मतलब इन जानकारी को प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं? धन्यवाद। हमारे जो उदय सर्वे है इसमें भी कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो क्वेश्चंस पूछा गया है ये कि जो किशोर किशोरियों को कि आप किससे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कि अपने फैमिली में पर्टिकुलरली किससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं शेयर करने में। तो लड़कियों का जैसे आया है कि अपने मम्मी से जैसे शेयर करने में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू पापा। और जो लड़कों में ये आया है कि वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, मतलब लड़कियां जितना कंफर्टेबल है मम्मी से शेयर करने के लिए, लड़कों में उतना कंफर्टेबिलिटी नहीं है। मतलब कम्युनिकेशन गैप रह रहा है पापा और लड़कियों के बीच। तो वो एक मायने है जिसके ऊपर एक्चुअली हमें भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और जो पॉलिसी प्रोग्राम है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जो पेरेंट्स है पर्टिकुलरली फादर, वो भी थोड़ा फ्रीली ये सब चीज़ों पे डिस्कस करें। मैं दुनिया चेंज हो रही है तो एक्सपोजर भी चेंज हो रहा है, लोगों के जो सोचने का तरीका है चेंज हो रहा है, तो इसके बारे में भी लोग धीरे धीरे सोच रहे हैं अभी। वो एक चीज़ें हैं। और जैसे कि और कुछ आया हुआ है हम लोगों के स्टडी में कि जो उनका प्राइमरी पहला जो प्राथमिक जो चीज़ें हैं इसके बारे में नॉलेज और जो भी अवेयरनेस आता है जौन और प्रजनन के ऊपर, तो ये आपके स्कूल कॉलेज या कोई प्रोग्राम एक्सपोजर होते हैं उसके ऊपर भी इसमें आया हुआ है कुछ। वो एक चीज़ें हैं। उसके अलावा जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर, उनके साथ काफ़ी उनको फ्रीली बात कर सकते हो। पर्टिकुलरली जो
ओल्डर जो किशोरियां हैं और जो मैरिड किशोरियां हैं, उनमें ये पाया गया है कि FLW और जो आशा और आंगनबाड़ी वर्कर के साथ उन्होंने ज़्यादा ये सब इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं और शेयर करते हैं। उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी ये पाया गया है, बट वो थोड़ा सा कम है। और कुछ चीज़ों पे मैं ध्यान देना चाहूँगा इसमें कि जैसे एक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी पूछा था किशोर किशोरियों को कि अब आपको मालूम हुआ कि जो एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक करके एक है यूपी एंड बिहार में, जो कि प्राथमिक और जो कम्युनिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये डिफरेंट जगह पे गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से है, बट इसमें हमें पाया गया है कि इसका जो एक्सपोजर है बहुत कम है। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक जो है जो कि पर्पजिवली किशोर किशोरियों के लिए बनाया गया है, बट उसको एक पाया गया है कि वो बहुत ही कम है, मतलब 10% से भी कम जो उसको मतलब वो एक्सेस करते हैं या उनको नॉलेज और अवेयरनेस है उसके बारे में। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा हमारा जो पॉलिसी प्रोग्राम भी है उसको ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कोई भी सिस्टम बना रहे हैं, कुछ भी अगर प्रोग्राम पॉलिसी बना रहे हैं किशोर किशोरियों के लिए, तो उसका जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है और वो किस तरह से और बेहतर हो सकता है, उस पर सबको, खाली गवर्नमेंट का काम नहीं है, बट जो कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट लीडर्स हैं, सब लोग साथ में आके इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए और कैसे बेहतर हो सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा ये भी पाया गया है कि इंटरनेट से, बट इसमें थोड़ा कम सर्वे से आया हुआ है कि इसके ऊपर जो इंटरनेट पे लोग ये करते हैं, बट जो इंफॉर्मेशन मतलब उनको ये करते हैं, बिकॉज एक तो है कि जो किशोरों के कंपेयर में किशोरियों का जो इंटरनेट एक्सेस है वो कम है, बहुत यूपी एंड बिहार में काफ़ी कम है। तो लड़कों में ये काफ़ी है, बट लड़कियों में ये काफ़ी कम है, जो कि एक जेंडर गैप भी आ रहा है उसमें, कि इसको भी ध्यान देना चाहिए कि डिजिटल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग कुछ मैकेनिज्म बनाएं कि इसके ऊपर और अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और ये ही एक मीडियम है जो कि इसके ऊपर चर्चा भी हो सकती है कि इसके ऊपर और अच्छे से बेहतर कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज ये सब जो भी सिस्टम है हम लोगों के स्कूल कॉलेज में कुछ चीज़ें दिया जाता है, कोई फैमिली में माता पिता भी इसके ऊपर करते हैं, अदरवाइज जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, स्वास्थ्यकर्ता हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आशा आंगनबाड़ी, इनसे ज़्यादा कंफर्टेबल एडोलेसेंट पर्टिकुलरली अविवाहित किशोरियां और विवाहित किशोरियां काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। धन्यवाद। बहुत सही कहा संग्राम जी आपने कि सबसे जो इंटरनेट का एक्सेस है वो लड़कियों के पास बहुत कम है, जिस वजह से कुछ जानकारियां जो उन्हें डिजिटल मीडिया के माध्यम से मिल सकती थी वो भी गैप है इसमें। नाजमुल जी, मुझे आपसे जानना है कि आपको अगर सेक्स से जुड़ी जानकारी चाहिए होती है तो आप किसके पास जाते हो, मतलब कैसे वो इस जानकारी को प्राप्त करते हो? जी, सबसे पहले मैं, अगर मेरे को सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी या सेक्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बड़े भाई से बात करूँ, जिनके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया। उनसे अगर मुझे कोई जानकारी नहीं मिलती है, तब फिर एक्चुअली पापा के पास कई बार गया तो उन्होंने लिटरली सीधे मना कर दिया और टाल दिया कि मतलब जब वक्त आएगा तो जान जाओगे, ये कह के। तो इसीलिए फिर मैं उनसे भी नहीं कहता हूँ, और बड़े भाई से जानकारी जो कुछ मिलती है उसको खैर गेन करना ही है। उसके बाद इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं फिर दोस्तों से डिस्कस करता हूँ, और साथ ही साथ ग्रुप में बैठ करके इंटरनेट का यूज़ करता हूँ, जो मेरी जानकारी मिलने का एकमात्र ज़रिया है अभी तो। फायजा, आप बताएंगी, क्योंकि आपने पहले भी बताया कि लड़कियां इस तरह की ग्रुप डिस्कशन नहीं करती हैं, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करती हैं, तो आपको अगर सेक्स से जुड़ी जानकारी चाहिए होती है तो आप कहाँ से प्राप्त करते हो उसे? मेरे लिए तो मतलब सबसे ज्यादा अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो इंटरनेट ही मुझे सबसे ज्यादा एक्सेसिबल लगता है। तो हाँ, सबसे ज्यादा इंटरनेट। उसके अलावा अगर इंटरनेट भी नहीं सही इंफॉर्मेशन दे रहा है तो किसी दोस्त से ही पूछ सकते हैं या फिर अपने ऑफिस कलीग से, बस, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। देवस्मिता जी, आपके अनुभव में पिछले कुछ सालों में इंटरनेट से सेक्स संबंधी जानकारी सोर्स बना है युवाओं के लिए?
इससे ये जुड़ता हुआ एक सवाल, जब यौन स्वास्थ्य से के मामलों की सूचना के प्रसार की बात आती है, तो क्या डिजिटल मीडिया अधिक जिम्मेदारी का भूमिका निभा सकता है? तो आई थिंक लाइक डेफिनेटली अगर हम सोच रहे हैं कि अगर ये सेक्स ऐसी टॉपिक है कि हम हर समय अपने माता पिता को जाके बता नहीं सकते हैं, दोस्तों से भी शायद से दोस्तों को भी उतना ज्ञान नहीं होगा, और तो बहुत लोग इंटरनेट पे जाते हैं, लेकिन शायद से आई थिंक स्पेशली लाइक इंडियंस के लिए इंटरनेट का ये भी प्रॉब्लम है कि जो यौन स्वास्थ्य का इंफॉर्मेशन मिलता है शायद से वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन वो हमारे कल्चर में, वो हमारी आसपास की जो लाइफ है वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आई थिंक वैसे सिचुएशन में ऐसे यौन शिक्षा के इनिशिएटिव्स जो इंडिया से हैं, जो मटेरियल बना रहे हैं अपने ही लोकल लैंग्वेज में, या तो अपने ही लाइक बॉलीवुड रेफरेंसेस यूज करके, या तो अपना जैसे हमने बात की थी एक मराठी सेक्स एजुकेशन प्रोजेक्ट letstalksexuality.com से, तो ये वाले सारे इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर तो ऑफ कोर्स अपना जो भी यौन स्वास्थ्य का इंफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं ऑनलाइन, वो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को वो अपनी लाइफ से रिलेटेड हो और अपने कल्चर से रिलेटेड हो, अपने सिचुएशन से रिलेटेड हो, ताकि वो रिलेटेबल हो और ऐसा ना लगे कि ठीक है ऐसा थोड़ा सा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल गया लेकिन अपने लाइफ में जो हो रहा है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो और ये भी है कि अभी उदया स्टडी में भी लाइक हमने देखा कि बहुत सारे युवाएं हैं वो ज्यादातर अपना मोबाइल एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, और हर समय ऐसा सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में के लिए इंफॉर्मेशन नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे जैसे होता है कि जब भी थोड़ा क्राइसिस मोमेंट आता है तब हम गूगल बाबा जी से पूछते हैं कि प्लीज हेल्प करो। और तो ये भी है कि हम अगर यौन शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, यौन स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारी वो इंटरनेट पे एक लगातार कॉन्वर्जेशन जैसे होनी चाहिए, एक सेफ जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम इन चीजों के बारे में इंटरेस्टिंगली बातें करें, ताकि यंग लोग भी लाइक वो देख सके कि लाइक उनको भी मजा आए इन चीजों के बारे में बात करने की, ऐसा नहीं हो कि वो थोड़ी बोरिंग लेक्चर के जैसे हो जाए। तो आई थिंक अगर हम डिजिटल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम डिजिटल मीडिया पे ये ऐसा लाइक यौन स्वास्थ्य और लैंगिकता के बारे में लाइक प्रचार करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसको बहुत रिलेटेबल बनाना इम्पोर्टेंट है, लोगों के दिल के जानना इम्पोर्टेंट है, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में वो जगह बनाना, ताकि लोग भी हमें पूछ सके, क्वेश्चंस पूछ सके, हम उनसे जान पाए कि क्या आपको कौन सी जानकारी चाहिए। वो बैक एंड फोर्थ जो होती है जैसे एक फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन में होती है, लाइक वो इंटरनेट में भी थोड़ी बहुत लाइक वैसी क्वालिटी है जहाँ लोगों के प्रश्नों से हमें पता चलता है कि उनको कौन सी जानकारी चाहिए। तो अगर डिजिटल यौन शिक्षा के बारे में बात करें तो ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और हाँ लाइक ऑफ कोर्स इंटरनेट के और लाइक यंग लोग तो बहुत और इंटरनेट स्पेशली समलैंगिक लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर भी हम अपने दोस्तों को शायद से दूसरे लोग अपने दोस्तों को पूछ सकेंगे, अपने माता पिता को पूछ सकेंगे, लेकिन जो लोग समलैंगिक हैं उनके लिए वो डिजिटल मीडिया और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लाइक ताकि हमारी लैंगिक पहचान के बारे में दूसरों को पता ना चले, वो इन्फॉर्मेशन हमें एकदम अकेले ही मिलने को होता है इंटरनेट पे जाके, तो तब तो डिजिटल मीडिया और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो अकेलापन को शायद से हम डिजिटल मीडिया से दूर कर सके, या तो उन चीज़ों पे इंफॉर्मेशन ले सके ताकि ऐसे तरह से कि हमारी लाइफ में कोई रिस्क ना आ जाए। तो ये सब चीजें तो इम्पोर्टेंट होती है डिजिटल मीडिया के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही देवस्मिता जी। फायजा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक फ्रेंड मतलब विपरीत लिंग का अगर आप लड़की हैं तो एक लड़के दोस्त की जरूरत होती है क्या उन्हें समझने के लिए, और इस पे समाज की या परिवार की किस तरह की रोक टोक होती है और क्यों, आपको क्या लगता है? देखिए, हम
उस समाज में रहते हैं जहाँ पर अगर मैं एक लड़की हूँ और अगर मेरा कोई लड़का दोस्त है, तो वो उन्हें नहीं समझ आता है कि ये लड़का दोस्त वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनकी डिक्शनरी में। उन्हें लगता है या तो आपका उसके साथ अफेयर है या मतलब कुछ तो है। तो इसलिए हम नहीं बना सकते। मतलब मैं अगर यूपी की बात करूँ, बिहार मतलब दिल्ली तो बहुत एडवांस, दिल्ली, मुंबई शहर ये सब तो काफ़ी एडवांस है। पर अभी भी यूपी, बिहार में लोगों की ये मेंटालिटी है, भले वो कितने पढ़े लिखे हों, सब हों, पर अगर आपका कोई लड़का दोस्त है तो वो सोचते हैं कि इसका अफेयर है या कुछ है मतलब। तो हाँ, उनकी डिक्शनरी में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर मतलब ऐसी मेंटालिटी के साथ तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। आप उनको समझाएंगे, एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, उन्हें नहीं समझ आता। उन्हें तो लगता है बस टीवी में जो देख लिया कि नहीं ऐसा होता है, फिल्मों में देख लिया कि नहीं 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 ये सब तो होता ही नहीं है, लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं, जैसा कि करण जौहर ने कहा है। तो मतलब बस यही सीन चल रहा है यूपी बिहार में तो। कंचन, आप इसका जवाब दे सकते हो कि क्या विपरीत लिंग को समझने के लिए दोस्ती जरूरी होती है? इसका विपरीत लिंग को समझने के लिए दोस्ती जरूरी होती है, क्योंकि जब हम उनसे दोस्ती नहीं करेंगे तब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं कि वो क्या है, किस तरह के इंसान है, और जो हमारे अंदर चेंजेस हैं उनके अंदर क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है। तो ये सब जानने के लिए दोस्ती होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन यूपी और बिहार में ज़्यादातर ये अलाउ नहीं है बिल्कुल यहाँ पे। अगर एक लड़की किसी लड़के से बात भी कर ले तो सब बोलेंगे वो रिलेशनशिप में है, उसका जो बॉयफ्रेंड है ये गलत है। लेकिन विपरीत लिंग में फ्रेंडशिप होनी चाहिए ताकि आप समझ सकें अपने अंदर को भी और उनके अंदर। बिल्कुल सही कंचन। देवस्मिता जी, आपके क्या ख्याल है, विपरीत लिंग के साथ फ्रेंडशिप, बोलचाल, सेक्स या प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दे पर झिझक कम होती है इससे? कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है आपको इस पे युवाओं के? हाँ, दोस्ती तो अगर हम रिश्तों की पूरी दुनिया को देखें तो एक दोस्ती एक ऐसे रिश्ते होती है जहाँ पे वो अपने लाइक कोई आपको अपनाता है, आप जैसे भी हो, और वो एक ऐसा लाइक वो एक बहुत एसेंशियल बेसिक रिलेशनशिप होता है कि युवाओं में भी लाइक हमारे लाइफ में जो भी लाइक कठिनाई आए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी इनर स्ट्रेंथ के मेंटेन करने के लिए, कि हमारे पास दोस्त हो जिनके पास हम जाए, जिनके पास हम अपनी बात रख सके, जिनके साथ सीक्रेट शेयर कर सके, और अपनी लाइक दिल टूट जाए तो किसी के साथ बात कर सके अगर दूसरे लोग भी ना हो। तो ये सारी चीज लाइक अपना ही मेंटल स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल स्वास्थ्य के लिए ये दोस्ती बहुत इतनी इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है। और उसमें लाइक ऑटोमेटिकली वो सहमति और इज्जत और रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि शायद से दूसरे रिश्तों में हमें एक गर्लफ्रेंड की तरह देखा जा रहा है, एक बीवी के जैसे देखा जा रहा है, एक फैमिली मेंबर के जैसे, लेकिन दूसरे सारे सिचुएशंस आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं। लेकिन दोस्ती में कोई आपको सिर्फ आपकी वजह से अपना रहा है, तो वो बेसिक वाला तो हर रिश्ता का बेसिस अगर हर रिश्ते में अगर दोस्ती हो तो वो रिश्ता ही एकदम अच्छा अच्छा हो जाता है और कंफर्टेबल हो जाता है। तो ऑफ कोर्स लाइक हमारे ये प्यार और सेक्स के लाइफ में भी हमारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनसे ज्ञान मिलता है, और और बहुत कठिन सिचुएशन में बहुत सारे लोग अपने दोस्तों की मदद करते हैं। आई थिंक अगर मैं एक स्टोरी के बारे में सोचूं, हम अबॉर्शन के महीने में हम अबॉर्शन के बारे में एक महीना किया था, और एक लड़के का स्टोरी आया था जहाँ पे वो अंडर 18 साल, तीनों लोग अंडर 18 थे, और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, और उन बच्चों को लाइक वो किशोरों को उनको पता ही नहीं था कि कहाँ पे जाए। उन्होंने मूवी में देखा था कि प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे कुछ होता है, और वो अपने दोस्तों के साथ लाइक वो ढूंढ ढूंढ अबॉर्शन टेक्निक का ढूंढने की उन्होंने लाइक एफर्ट किया था। तो इन सिचुएशंस में ऑफ कोर्स दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन
लाइफ के इन सिचुएशंस में जहाँ पे बहुत शर्म है, जहाँ पे हमें लगता है कि हम और किसी के पास नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे दोस्त हमको लाइक पकड़ लेते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी हो जाते हैं। और ये भी है कि अगर हम लाइक विपरीत लिंगी मतलब लाइक डिफरेंट जेंडर वाले ऑपोजिट सेक्स रिलेशनशिप्स को भी देखें कि हम अक्सर लाइक हमारे दिमाग में ये बहुत स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि ऐसी तरह की लड़की ऐसी होती है, या और अगर अगर लड़कियों और लड़कियों में लाइक वो इंटरेक्शन ना हो, तो हम उनको उनके चॉइसेस को कैसे लाइक रिस्पेक्ट कर पाएंगे अगर हम उनको जाने ना इंसानों के जैसे। तो अगर हम वो दूरी बनाए रखें, लाइक जैसे लाइक लड़की और लड़कियों को हर समय क्लासरूम में भी दूर बिठाया जाता है, उनके उनके बीच बातें नहीं होती है, तो वो बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। क्योंकि जैसे आप रोमांस में भी देखो कि बहुत सारे लड़कियों को क्वेश्चन आते कि लड़कियों को क्या चाहिए हमें पता नहीं, और ये है कि लाइक कभी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है कि लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप बनाने की, या तो लाइक लोगों को एक लड़की को एक इंसान के जैसे जानने की। और फिर लड़कियों को भी लगता है कि लाइक वो डर होता है कि अगर मैं अपनी मन की बात रखूं, क्या लोग सोचेंगे कि मैं ऐसी तरह की लड़की हूँ या वैसी तरह की लड़की हूँ। जब जेंडर्स में वो डिवाइड होता है, वो दूरी होता है, जब वो इंटरेक्शन नहीं होता है, तब तब वो ही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं होती है वो दूसरे किसी जेंडर के लोग के साथ वो इंटरेक्ट करने की। तो ऑफ कोर्स वो अगर हम सहमति के बारे में भी बात करें और रिस्पेक्ट के बारे में बात करें, ये इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ऑफ कोर्स दोस्ती तो लाइक कभी कभी शादी और प्यार इन सब मामलों में हम दोस्ती को भूल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली दोस्ती वो हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट फाउंडेशन भी है। लाइक वो हमारी सेफ्टी नेट जैसे जो बोलते हैं, हमें अंदर से लाइक पक्का करके रखती है। संग्राम जी, इस पर आपके कुछ सुझाव हैं? दोस्ती और प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर के कुछ अध्ययन में ऐसा कुछ निकल के आया है? ऐसे तो कुछ स्पेसिफिक ऐसे मतलब है कुछ क्वेश्चन, बट ऐसे जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट ये नहीं है। बट मैं कुछ अपना ये देना चाहूँगा इस पे, जैसे कि को एजुकेशन, मुझे लगता है कि को एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज उससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा फ्री होते हैं, जो किशोर किशोरियां हैं, चिल्ड्रन हैं, या कोई भी कॉलेज, मेरा लाइफ जो है को एजुकेशन में गया है। तो मैं काफी मतलब मुझे काफी कंफर्टेबल लगता है किसी से भी, लड़का हो या लड़की से बात करने में, ये करने में, या फ्रेंडशिप ये करने में कोई मतलब हिचकिचाहट या कुछ ऐसे नहीं होती। बिकॉज मैं जो बचपन से को एजुकेशन में हूँ, घर में मेरे सिस्टर्स हैं, तो मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती इनसे बात करने में या कुछ ऐसे। डेफिनेटली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, इसके बारे में इतना हमारा भी बचपन में इतना एडवांस नहीं थे, तो डिस्कस तो नहीं पा रहा था। बट मेरे हिसाब से मैं उसके ऊपर ही बोलूँगा कि बहुत सी जगह पे क्या है, को एजुकेशन नहीं है, उससे भी क्या होता है कि जो चीज़ें हैं प्रॉपरली डिस्कस हो नहीं पाता है उन लोगों में। तो वो एक कंफर्टेबिलिटी होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि दोनों में एक को एजुकेशन का होना चाहिए। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ये सब इश्यूज के रिलेशनशिप या जो भी मतलब डिस्कशन तो होने चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी जैसे देवस्मिता भी बोल रहे थे कि एक स्पेस होना चाहिए, तो मैं भी वही उस पे मेरा राय सही है कि एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे कि ये लोग अपने डिस्कशन कर सकें, अपना जो प्रॉब्लम्स हैं, अपना जो कुछ इश्यूज हैं उसके बारे में फ्रीली डिस्कस कर सकें, और उनका जो उसी तरह से उनको उसका ट्रीटमेंट या जो भी उसको मिला है, सो दैट उनका क्या होगा, लाइफ एक अच्छे हेल्दी लाइफ और एक डेवलपमेंट लाइफ हो सके। बिल्कुल सही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल में जुड़ने के लिए, और बहुत सारी जानकारियां हमें मिली, और उम्मीद करती हूँ कि जो देखने वाले हमारे दर्शक होंगे वो भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि सेक्स एजुकेशन हमारे ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना हमारे घर में हमारे माँ बाप खुल करके बात करने की अनुमति देते हैं, और ना ही बात करते हैं। तो आई होप कि इस चर्चा के बाद जो भी माता पिता देख रहे हैं या जो भी युवा देख रहे हैं, वो प्लीज इस विषय पे बात करें, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू।